हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीटी एंड सीएनटी दोनों से रिलेटेड जितने सारे पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं जेपीएससी में या फिर जेएसएससी में या फिर मतलब झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन या फिर एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसमें एसपीटी और सीएनटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, सब हम एक पर्टिकुलर पीडीएफ से उसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखो, आप लोगों ने देखा होगा एसपीटी और सीएनटी से रिलेटेड बहुत टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि देखो, ऐसे ना आप चैप्टर में देखोगे तो 19 चैप्टर है, 200 से प्लस मतलब 271 लगभग सेक्शंस हैं। अब उसको पढ़ोगे कैसे, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर जाता है। मैं इसके लिए भी एक डिटेल लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं 19 चैप्टर को कौन से सेक्शन से पढ़ना है उसको मैं कुछ ही दिन में, 1 या 2 दिन में ले आऊँगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग सबसे पहले अभी फ़िलहाल एसपीटी और सीएनटी से जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं ना झारखंड रिलेटेड, उसको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग दिस थोड़ा सा एसपीटी और सीएनटी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखो वो भी जानना एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सारा प्रॉब्लम ये आपका ना बेसिक से है, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंप्लीट है ना, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखो, मान लो झारखंड में ना टोटल है आपका 24 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो 24 डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो 19 डिस्ट्रिक्ट है ना, 18 डिस्ट्रिक्ट जो है ये बेसिकली आप देखोगे तो ये सीएनटी 1908 के अंतर्गत आता है। वहीं पे 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ये एसपीटी के अंतर आता है, जो कि 1949 को आया था। ठीक है, तो 6 डिस्ट्रिक्ट आपका एसपीटी में आता है, मतलब संथाल परगना, और यहाँ पे मतलब संथाल परगना टेनेंसी, और सीएनटी जो है मतलब एज इन छोटा नागपुर टेनेंसी में, मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में आता है आपका टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखो, चलिए हम इतना आपको बेसिक कम से कम पता होना चाहिए कैसे कैसे है कि 24 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कैसे कैसे बांटे हैं। देखो, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो मैं जब पढ़ाऊँगा ना तभी आपको दूंगा। अभी देखिए, हम लोग ना पीवाईक्यू चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखो, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो छोटा नागपुर टेनेंसी कार्यकारी अधिनियम 1908 के कुल कितने अध्याय हैं? तो अध्याय टोटल 19 है। एज इन आपको पता होगा कि आप तैयारी कर रहे होगे तो बेशक उतना आप पढ़ ही लिए होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एसपीटी और सीएनटी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस एग्जामिनेशन के, मतलब जेपीएससी को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होते हैं और आपको आना ही चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो कुल अध्याय आप देखोगे चैप्टर 19 से, और कुल धाराएं 271 है। छोटा नागपुर अगर इंग्लिश में भी यहाँ पे है, मतलब ये जो लेक्चर वीडियो सीरीज है बाइलिंगुअल रहेगी, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, सीएनटी एक्ट की प्रमुख धाराओं में शामिल क्या क्या है? तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में इनैक्ट हुआ था, जो बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा ट्राइबल लैंड राइट्स को इन छोटा नागपुर रीजन, और टोटल चैप्टर इसमें 19 है और सेक्शन जो है 271 है। उसके बाद देखो, कैंडिडेट बाय मिक्सिंग द चैप्टर एंड सेक्शन सिंस क्वेश्चंस आस्क्ड चैप्टर, चलो ठीक है, ये सब तो नहीं जानना है। फिर व्हेन वाज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इनेक्टेड, तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1908 में पारित किया गया था। ठीक है, तो देखो, सीएनटी एक्ट 1908 में पारित होना बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, बेसिकली 19वीं सदी में आदिवासी की भूमि और गैर आदिवासियों द्वारा छीनी जा रही थी, आदिवासी की भूमि गैर आदिवासियों से छीनी जा रही थी, और उलगलन आंदोलन जो 1899 से लेके 1900 तक हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के शासन की जमींदारी प्रथा को के विरोध में किया था। आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1908 में सीएनटी एक्ट लागू किया था। ठीक है, आई होप दैट वी आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। एज पर द ओरिजिनल डीड्स हाउ मच लैंड डिड हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC पोजेस। तो हैवी इंजीनियरिंग के पास कितना लैंड है? तो 7199.51 एकर्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम विच डेट डिड झारखंड अमेंडमेंट टू लैंड एक्विजिशन एक्ट 2017 कम इनटू इफेक्ट। तो झारखंड भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम 2017 कब से प्रभावी माना गया है? तो 1 जनवरी 2014 से। देखो, 1 जनवरी 2014 से मूल भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 से, झारखंड संशोधन अधिनियम 2017 से, और लेकिन प्रभावी तिथि मानी गई है 1 जनवरी 2014 से। ठीक है, अब देखो, इसका उद्देश्य उचित मुआवजा मिलना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, और पुनर्वास व
पुनर्स्थापना सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एज इन आपको ऐसे याद रखना है, हो सकता है एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जा रहा होगा। तो फ्रॉम विच डेट झारखंड अमेंडमेंट टू लैंड एक्विजिशन 2017 केम इनटू इफेक्ट, इसका आंसर क्या होगा 1 जनवरी 2014। ठीक है, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को ही डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अंडर झारखंड रेंट कंट्रोल 2011 द अमाउंट ऑफ सलामी शैल नॉट बी एक्सीड, मतलब सलामी जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सलामी जो है वो 1 मंथ रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एज इन वो है व्हाट वी से पगड़ी है ना, एडवांस, वो 1 मंथ रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का उद्देश्य क्या है, किराएदारों को शोषण रोकना और अवैध वसूली पर नियंत्रण करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन विच ईयर वॉज संथाल परगना टेनेंसी एक्ट इनेक्टेड, तो ईयर में 1857 होगा। तो 1855 से लेकर 56 तक में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर 1857 के संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाना पड़ा था। ठीक है, यह अधिनियम आदिवासी भूमि सुरक्षा, जमींदारों की शोषण पर रोक और कस्टमरी लॉ की मान्यता के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच वॉज द झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल फॉर्म्ड, तो विच ईयर, कब, व्हेन वॉज झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल फॉर्म, तो झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल 1995 को फॉर्म किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य निर्माण से पहले आदिवासी स्वशासन हेतु 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई गई थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड किया गया था, तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु लेड द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट इन संथाल रीजन इन 1771, तो 1771 में संथाल क्षेत्र में पहला विद्रोह किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, तिलका मांझी है ना, बिरसा मुंडा नहीं याद रहना, याद रखना तिलका मांझी। तो तिलका मांझी संथाल क्षेत्र में पहला क्रांतिकारी 1771 में तिलका मांझी और अंग्रेजी और जमींदारों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डेट वॉज CNT एक्ट पोस्ट, तो CNT एक्ट किस तिथि को लगा हुआ, मतलब किस दिन लागू हुआ, तो ये बेसिकली आपको एज एन एग्जाम्पल, मतलब एज एन आंसर याद होना चाहिए 11 नवंबर 1908। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देखोगे तो तैयार ड्राफ्ट 1903 को हुआ था, लागू 11 नवंबर 1908 का हुआ था गवर्नर जनरल की स्वीकृति से, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 71A ऑफ CNT एक्ट जो है वो इंसर्ट किया गया था बाय विच लॉ, तो बेसिकली CNT एक्ट की धारा 71A किस कानून से जोड़ी गई थी, तो ये बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 से इसको जोड़ा गया था। देखो धारा 71A जो है ये क्या कहता है, तो गैर कानूनी हस्तांतरित आदिवासियों भूमि की पुनर्स्थापना का प्रावधान है, मतलब जिनको लैंड से हटा दिया गया था उनको फिर से लैंड में लाना है, गैर मतलब आदिवासियों को 1969 के रेगुलेशंस द्वारा जोड़ी गई और डेप्यूटी कमीशन को भूमि वापस दिलाने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर द नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 अ फीमेल खूट कटीदारी हैज विच राइट, तो 1908 CNT एक्ट के अंतर्गत महिला खूंट कटीदार को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, तो राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी उनको भी मिल सकता है। तो CNT एक्ट 1908 में खूंट कटीदारी व्यवस्था आदिवासी भूमि स्वामित्व की पारंपरिक प्रणाली के इस व्यवस्था में पूर्व वंश मतलब मेल लिनेज के आधार पर भूमि उत्तराधिकार होते हैं, दैट इज महिला खूंट कटीदार को उनका इनहेरिटेंस मिल सकता है। उसके बाद मतलब देखो यहाँ पे ना, कैन नॉट इनहेरिट एंसेस्टर मेल लाइन अंडर इनहेरिटेंस फॉलोज द मेल लाइन, फीमेल खूंट कटीदार कैन नॉट इनहेरिट मेन एंसेस्ट्रल लैंड। ठीक है, पुरुष मेल के आधार पर भूमि, महिला पैतृक भूमि के उत्तराधिकारी नहीं बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखो आपको इसमें ना ये याद रखना है क्लियर कट, देखो यहाँ पे CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत महिला खूंट कटीदार को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, द टर्म भूइंहरी रैयत अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1869 रेफर्स टू होम, तो भूइंहरी रैयत जो है ये बेसिकली किसको बोला जाता है, मुंडा को नहीं, खेत कल्टीवेटर को बोला जाता है। ठीक है, तो CNT एक्ट 1869 में भूइंहरी रैयत उस व्यक्ति को कहा गया है जो भूमि का प्रथम
जोत करता हो, जो पहली बार उस भूमि में कल्टीवेशन करता हो, जोत करता हो, ठीक है, जिसे भूमि पर परंपरागत अधिकार प्राप्त हो। और वहीं पे भुटखेत का अर्थ क्या होता है? ये भुटखेत कल्टीवेटर कौन है? वह भूमि जो पहले जंगल थी, जिसे साफ करते खेती योग्य बनाया गया, ये भुटखेत का अर्थ वही होता है। तो भुटखेत कौन होते हैं? टर्म भुईहरी रैयत अंडर छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1869 किसको बोला गया है? तो भुईहरी कल्टीवेटर का। और भुईहरी कल्टीवेटर का यहाँ पे एज इन दिया गया है। उसके बाद देखो, भुईहरी रैयत जो है रिफर्स टू ओरिजिनल कल्टीवेटर हु क्लेम्स द फॉरेस्ट लैंड एंड ब्रॉट इट अंडर द कल्टीवेशंस। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। व्हेन वाज विल्किंसन रूल एनफोर्स्ड इन छोटानागपुर? तो 1837 को विल्किंसन रूल लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो विल्किंसन रूल इन 1837 रीऑर्गेनाइज इंडिजीनियस ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम इन छोटानागपुर। मतलब परंपरित आदिवासी प्रशासन को मान्यता और अंग्रेजी कानून के अलग शासन प्रणाली को का इम्प्लीमेंटेशन के लिए था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि विच सेक्शंस ऑफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट डिटेल्स विद ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट्स। तो संथाल परगना एक्ट की कौन सी धारा रैयत अधिकारों को हस्तांतरण से संबंधित है? तो सेक्शन 20 मतलब एसपीटी एक्ट 1949 की सेक्शन 20 मतलब धारा 20 रैयत भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है। बिना वैध अनुमति बिक्री, दान, बैठक अमान्य माने जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, मतलब देखो सेक्शन 20 जो है, ऊपर वाला देख लो 14 वाला इंग्लिश में, सेक्शन 20 जो है वो रेगुलेट करता है ट्रांसफर ऑफ रैयती लैंड और रिस्ट्रिक्ट करता है एलिनेशंस विदाउट लीगल परमिशंस। उसके बाद क्वेश्चन 15 जो है, सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड जो कैंसिल किया गया कैन बी कैंसल्ड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स। मतलब कितने साल में सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। मतलब बंजर भूमि की बंदोबस्ती कितने वर्षों तक खेती न होने पर रद्द की जा सकती है? तो 5 साल इसका आंसर हो जाएगा। तो एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार यदि 5 वर्ष तक खेती न हुई तो बंदोबस्ती रद्द कर दी जा सकती है। और यह प्रावधान जो है भूमि की सहित उपयोग सुनिश्चित करता है और बंजर भूमि के उपजाऊ बनाने हेतु प्रेरित करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट टॉक्स अबाउट एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड। तो एसपीटी एक्ट की कौन सी धाराएं रैयत भूमि की विनिमय से संबंधित है? तो सेक्शन 23 जो है बेसिकली रैयत भूमि के विनिमय एक्सचेंज का प्रावधान है और प्रशासनिक अनुमति आवश्यक है। वहीं पे सेक्शन 22 जो है ये बेसिकली अस्थायी न्यास 42 बेदखली और 43 लागन वसूली से है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, ऑल एप्लीकेशंस अंडर एसपीटी एक्ट मस्ट बी मेड विथ हाउ मच टाइम। तो एसपीटी एक्ट के अंतर्गत आवेदन कितने समय के लिए जाने चाहिए? तो 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए फिर कॉज ऑफ एक्शन से 1 वर्ष के भीतर आवेदन आवश्यक होना चाहिए और विलंब से किया गया आवेदन अमान्य हो सकता है, मतलब उसका वैलिडेशन नहीं हो सकता है। प्रोविजन ऑफ रिव्यू इन एसपीटी एक्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन। तो एसपीटी एक्ट से पुनर्विलोकन का प्रावधान किस धारा में है? तो ये सेक्शन 60 में है। सेक्शन 60 में है एज इन प्रोविजन टू रिव्यू इन एसपीटी एक्ट इन गिवन अंडर विच सेक्शन रिव्यू करवा सकते हो आप। उसके धारा 60 का और डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो आदेशों को पुनर्विलोकन दैट इज रिव्यू की अनुमति ताकि उपयुक्त द्वारा। उसका क्वेश्चन नंबर 19 जो है, अंडर विच सेक्शन इज अनरिकॉर्डेड लैंड ट्रीटेड एज अ प्राइवेट रैयत लैंड। तो बिना दर्ज भूमि को किस धारा के अंतर्गत निजी रैयत भूमि माना जाता है? ये सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 जो क्या कहता है कि एसपीटी एक्ट 1949 के द्वारा धारा 10 कहता है कि बिना रिकॉर्ड की गई भूमि और मूल रैयत की निजी जोत मानी जाती है। ये सेक्शन 10 ये कहता है। आप ये भी ध्यान रखो कि जेपीएससी प्री कौन सी ईयर में ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जेपीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 20, अंडर सेक्शन 33 ऑफ एसपीटी एक्ट वेस्ट लैंड सेटलमेंट कैन बी कैंसल्ड। वेस्ट लैंड सेटलमेंट वो कैंसिल किया जा सकता है इफ़ नॉट कल्टिवेटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 साल होगा, ठीक है। धारा 33 जो है ये क्या कहता है कि बंजर भूमि का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु और 5 साल खेती ना होने के बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। ये कब पूछा गया था? तो ये ओके, इसका सोर्स नहीं दिया है क्या? कोई बात नहीं, डिलीट हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 जो है, तो अंडर सेक्शन 22 ऑफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 इन विच सिचुएशन कैन अ रैयत टेम्परली प्लेस हिज होल्डिंग अंडर द ट्रस्टीशिप न्यास फॉर कल्टीवेशन। मतलब एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रैयत किन परिस्थितियों में अपनी जोत भूमि को अस्थायी रूप से न्यास में रख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द टेम्पररी एब्सेंस फ्रॉम विलेज, लैक ऑफ फ्लोइंग कैटल और विडो वुड और माइनॉरिटी ऑफ रैयत। मतलब एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 22 के उद्देश्य में यह सुनिश्चित करना है कि रैयती भूमि अनुपयोगी न रहे और वास्तविक रैयत का अधिकार सुरक्षित रहे। रैयती निम्न परिस्थितियों में भूमि के ट्रस्टीशिप में रख सकता है। तो गांव के अस्थायी अनुपस्थिति और खेत हेतु बैलों की कमी या फिर रैयत का विधवा या नाबालिग होना, उस कारण में आप एज इन उसको ट्रस्टीशिप में मतलब रोक सकते हो अपना उस काम, मतलब वहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। देखो सेक्शन 22 अलाउ करता है टेम्पररी ट्रस्टीशिप ऑफ द रैयत, मतलब टेम्पररी आप रोकथाम कर सकते हो, रुक सकते हो टू एंश्योर द कल्टीवेशन व्हेन द रैयत इज अनेबल टू ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ इनकैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये क्या कहता है कि अंडर द संथाल परगना टेनेंसी 1949 व्हाट इज मेंट बाय स्पेशल विलेज। तो स्पेशल एसपीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत खास गांव से क्या तात्पर्य है? तो खास गांव से विलेज विथ नो ओरिजिनल रैयत और विलेज विथ नो मुखियास, उसको खास गांव कहा गया है, जहां कोई मूल रैयत निवासी ना हो, जहां कोई मुखिया नियुक्त ना हो। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन, ये जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था ना। देखो ये सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है, अंडर एसपीटी एक्ट 1949 द पोस्ट ऑफ मुखिया। तो पोस्ट ऑफ मुखिया का पद कैसा होता है? तो वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, मुखिया का पद व्यक्तिगत होता है और इसे ना बेचा जा सकता है ना हस्तांतरित किया जा सकता है। शक्ति का दुरुपयोग को रोकने हेतु यह प्रावधान है। और मुखिया पोस्ट इज नॉन ट्रांसफरेबल टू प्रिजर्व द एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी, ये में पूछा गया है। विच सेक्शन ऑफ सीएनटी एक्ट डील करता है विद द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत रिगार्डिंग यूज ऑफ लैंड। ये सेक्शन 21 में दिया गया है, सेक्शन 21 में दिया गया है कि सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा भूमि उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकारों से संबंधित है। तो सेक्शन 21 में ये दिया गया है। तो सेक्शन 21 के अंतर्गत अधिभोगी रैयत भूमि का उपयोग कृषि, आवास, सिंचाई, पशुपालन के लिए कर सकता है। उसके बाद ये 7th प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंडर सीएनटी एक्ट who has the authority to order survey and preparations of record of rights। तो ये किसके पास है सीएनटी के अंतर्गत, मतलब किसके पास है, मतलब सीएनटी के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं अधिकार अभिलेख तैयार करने का उद्देश्य कौन देता है? तो ये कौन देता है? ये देता है। तो सीएनटी एक्ट के अनुसार सर्वेक्षण एवं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की शक्ति राज्य सरकार के पास है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, कोरकार लैंड जो है इस नोन एज, कोरकार भूमि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको कोरकार भूमि को एज इन बभाला खनवत या फिर जलशासन अरियत सारे नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो कोरकार भूमि जो है पहले जंगल या बंजर रही भूमि थी। कोरकार भूमि उसे कहा गया है जिसे खेती योग्य बनाया गया हो, और यह स्थानीय नाम इसका तो बभला खानवत, जल शासन और अरियत है। ये 7 जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ टेनेंट अंडर सीएनटी एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सीएनटी एक्ट के अंतर्गत कष्टकार वर्ग नहीं है? कष्टकार तो भूइहरी खूंट कटीदार जो है ये एज इन नॉट अंडर क्लास ऑफ टेनेंट है। तो देखो सीएनटी एक्ट में देखा जाए तो कष्टकार वर्ग जो है वो रैयत या खूंट कटीदार है, और भूइहरी खूंट कटीदार जो है वो भूमिधर वर्ग को कहा गया है। ये 7 जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, विच झारखंड डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद फेमस डीप लेक लेजेंड स्प्रेड ओवर 50 एकर्स। तो प्रश्न जो है वो यह कहता है कि 50 एकड़ में फैली रहस्यमयी झील किस जिले में स्थित है? ये गोड्डा जिले में स्थित है। तो गोड्डा जिले में ये अत्यंत गहरी और पार करने पर डूबने की लोकोक्ति प्रसिद्ध है। ये स्पेशल सेक्शन कांस्टेबल 2019 से पूछा गया था।
व्हाट परसेंट ऑफ झारखंड टोटल जोग्राफिकल एरिया इज बैरन लैंड। 7.12% जो है कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से बंजर भूमि कितना है 7.12%। उसके बाद ऑपरेशन दूध माल जो है वो रिलेटेड है किससे, तो ऑपरेशन दूध माल जो है ये रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से, ठीक है। तो ऑपरेशन दूध माल जो है ये बेसिकली भूमिहीनों को भूमि वितरण और भूमि सुधार प्रतिक्रिया तेज करने हेतु है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 जो है हु प्रिपेयर्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ सीएनटी एक्ट 1908। तो सीएनटी एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, ये जे हॉफमैन। तो जे हॉफमैन जो जर्मन जेसुइट विद्वान थे, ये आदिवासी भूमि संरक्षक थे और सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार किया था जे हॉफमैन ने। ये क्वेश्चन जेपीएससी नहीं सेक्शन 13 एंड 24 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने एसपीटी और सीएनटी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू जो झारखंड में या फिर झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में पूछा गया था ना, उसको हम लोगों ने बहुत थॉरोली में बहुत थॉरो वे में डिस्कस कर लिया है। होप दैट यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर वीडियो सीरीज़। अब हम जो आएंगे वो हम इन्वायरमेंट का लेक्चर इन्वायरमेंट झारखंड लेके आएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट झारखंड के बाद डांस एंड कल्चर ऑफ झारखंड का पीवाईक्यू भी लेके आएंगे। मतलब देखो बेसिकली मेरा काम क्या है कि झारखंड को पीवाईक्यू के माध्यम से जानना है या फिर झारखंड के एग्ज़ाम को पीवाईक्यू के माध्यम से निकालना है, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है इस बार, ठीक है। होप दैट यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर वीडियो सीरीज। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।